नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिसीज्ड कोलंबो, कि अभी जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो बढ़ रहे हैं श्रीलंका में, जिसका एक रिज़ल्ट ये है कि इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ हैं वो अभी श्रीलंका से माइग्रेट करके और अभी तमिलनाडु में पहुँचे हैं। तो ऐसे में क्या सिचुएशन है, इंडिया को क्या करना चाहिए, जानेंगे। दूसरा आर्टिकल है इधर, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको लेकर के बहुत सारे एक पॉजिटिव्स हम फ्लोट होते हुए देख रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ऐसे में हायर एजुकेशन में जो एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट कराया जा रहा है, इसके क्या कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं वो जानेंगे। इसके आगे हम जो नज़र डालेंगे वो आपके लिए रहेगा, ये नालसर यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अभी हॉस्टल कैंपस में इस तरीके से प्रोविज़न किया है कि जो LGBTQI+ कम्युनिटी या फिर आप कह सकते हो जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, तो इस पर एक बार नज़र डालेंगे। इसके आगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो आर्टिकल रहेगा वो एट द सेंटर पोलैंड। जिस तरीके से अभी रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है, तो उसके बाद में जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट पे हैं और उनका बार बार एक ही चीज़ को पहले भी हाईलाइट करना था कि भाई US और नेटो को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और अभी भी वो लगातार इसी चीज़ के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उन कंट्रीज़ में से एक है पोलैंड, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर जो कि पहले पोलैंड देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे वार्सो पैक्ट का ही पार्ट था, ठीक है। वार्सो पैक्ट का मतलब हो गया USSR का इन्फ्लुएंस, बट आज नेटो का मेंबर है। इस केस में अभी वहाँ पर पोलैंड में लगातार इस तरीके की एक्टिव, अभी तक आप मानो यूक्रेन से लगभग 20 लाख रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है पोलैंड। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार इस पर नज़र डालेंगे। ये वाला आर्टिकल है अ बिड टू कंट्रोल, इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे, बस पॉलिटिक्स का जो सेगमेंट है उसको हटा देना थोड़ा सोच समझ के, और बचा हुआ पोर्शन आप खुद से कवर कर लेना। इसके आगे RBI मस्ट हीट इन्फ्लेशन, इसमें हम देखेंगे कि RBI को क्यों इन्फ्लेशन को टारगेट करके अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, तो लास्ट में एक बार इस पर भी नज़र डालेंगे। तो जो आर्टिकल्स हैं इनमें से 3 आर्टिकल्स को तो हम डिटेल में देखेंगे, बाकियों पे नज़र डालेंगे। देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बिसीज्ड कोलंबो। इसमें बताया जा रहा है कि श्रीलंका से अभी हमारे यहाँ पर रामेश्वरम में पिछले हफ्ते कुछ रिफ्यूजीज़ का अराइवल हुआ, और वो रिफ्यूजीज़ कोई वॉर ट्रॉन एरिया से नहीं आए हैं, वो आए हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में लिप्त या इकोनॉमिक क्राइसिस में से जूझ रहे आइलैंड नेशन श्रीलंका से। देखो 3 दशक तक वहाँ पर सिविल वॉर रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से तो माइग्रेशन जो एक तरीके का आप कह सकते हो रिफ्यूजी क्राइसिस जो था वो तो हमने देखा, जिससे अभी तक भी इंडियन तामिल्स और श्रीलंकन तामिल्स जो श्रीलंका छोड़ करके अपनी जान बचा करके आए थे वो अभी भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं तमिलनाडु के अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। पर पॉइंट यहाँ पर क्या है, अभी जो अराइवल है वो किसी वॉर की वजह से नहीं है, सिविल वॉर की वजह से नहीं है, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस। इनसे जब पूछा गया कि भाई क्या हाल हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि हाल ये है कि फूड इन्फ्लेशन इतना हो गया कि खाने के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। कहीं पर कोई न्यूज़पेपर में कोई अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी अगर पब्लिश होने की बात होना, तो बोलो वो भी न्यूज़पेपर में भी स्पेस नहीं मिल रहा है कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा सकें। तो ऐसे में गोटाबाया राजपक्षा जो सरकार चल रही है वहाँ पर, उन्होंने अपनी तरफ से फ्यूल और फूड की प्राइस को बहुत ज़्यादा हाइक होने के चक्कर में कि लोग कहीं क्राइसिस ना कर दें, वो कहते हैं ना कि मारा मारी तो हो ही रही है, तो इस केस में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए, तो इसलिए पेट्रोल पंप्स पे आप देखो सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय कर रखा है कि कहीं कोई आकर के मार धाड़ कर लड़ाई ना कर ले, ऐसी सिचुएशन है। तो श्रीलंका जो अभी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये सिचुएशन में ही अभी इंडिया जो है वो लगातार श्रीलंका को अपनी तरफ से जो एक सपोर्ट देने के एफर्ट्स है वो कर रहा है। पिछले 3 महीनों में अगर देखें जनवरी से लेके अभी तक, तो $2.4 बिलियन की फाइनेंशियल एड दे चुका है। और आज एक चीज़ है कि श्रीलंका को समझ में भी आ गया है कि केवल चाइना की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, श्रीलंका खुद भी लगातार इंडिया के साथ एंगेज करना चाह रहा है। देखो श्रीलंका जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे के नीचे दबा हुआ देश है। ये दो हमारे आसपास के 2 देश हैं, एक तो श्रीलंका एक पाकिस्तान, दोनों ने
मतलब चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसके बाद में चाइना ने इतना लोन दिया है इन कंट्रीज़ को, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहा। जैसे अभी आप देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है, $46 बिलियन का तो पहले था, $60 बिलियन तक उसको पहुंचा दिया है। तो पाकिस्तान की इतनी औकात होगी क्या कि वो रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। दूसरी तरफ हम्बनतोता पोर्ट जो डेवलप किया गया इधर श्रीलंका में, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए। 2005 से 2015 के बीच में श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की प्रेसिडेंसी चल रही थी, मतलब वो प्रेसिडेंट थे जो अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे उनके ब्रदर ही हैं। तो ऐसे में आप देखो कि वहाँ पर चाइना ने इतना इन्वेस्ट किया है, लगभग $3 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया है। रिजल्ट ये रहा कि हम्बनतोता जो पोर्ट सिटी डेवलप की गई, मेगा पोर्ट सिटी, उससे श्रीलंका को जितना एक्सपेक्टेशन था उतना कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा है। उधारी ले ली, और फिर चाइना ने क्या कर दिया कि भाई हम्बनतोता पोर्ट है ना, वो आप हमें 99 ईयर्स की लीज पे दे दो, और अब चाइना ही इस पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंकन इकोनॉमी की क्राइसिस के कारण क्या है कि देखो, ईस्टर के टाइम पे 2019 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर इफेक्ट आया। दूसरा, कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, तो वैसे क्राइसिस आ गया, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर आ जाओ यूक्रेन में जो अभी डिसरप्शन हुआ है, इसके चलते जो असेंशियल गुड्स की जो सप्लाई है, जैसे हम गेहूं की बात कर सकते हैं, क्रूड ऑयल की इनकी बात कर सकते हैं, फूड एंड फ्यूल, इनमें भी वहाँ पर शॉर्टेज आ गई। तो ऐसे में हर चीज़ में शॉर्टेज। फिर इसके बाद में वहाँ पर एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए वहाँ की सरकार के द्वारा, और वो रिफॉर्म्स थे कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो केमिकल फार्मिंग, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उनमें अगर डिफरेंस देखा हो तो एक नेगेटिव पॉइंट क्या आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि प्रोडक्टिविटी कम आती है पर एकड़। ठीक है ना, तो ऐसे में वहाँ पर एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो गया, और ये सारे क्राइसिस मिलकर के श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बन गए। इसी का रिजल्ट है कि वहाँ से लोग जान बचा करके, जिनको मौका मिल रहा है वो तो जान छुड़ा करके इंडिया की तरफ मुँह करना शुरू भी कर चुके हैं, जिनका एक पहला जत्था पिछले हफ्ते आ भी चुका है। देखो, बीजिंग से ज़्यादा आज दिल्ली जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे फिर कोलंबो की जो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करो, या कोविड में भी बहुत हेल्प प्रोवाइड की है। अभी $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन हमने प्रोवाइड की है कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ भी करो, ज़रूरत हो $1 बिलियन तक की व्यवस्था है, आपको जितना चाहिए उतना पैसा ले लो और उतने का आप ब्याज दे देना बाद में। दूसरा, जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर भी अभी काम किया जा रहा है, जैसे त्रिनकोमली ऑयल टैंकर फार्म। इससे क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया के इन्वेस्टमेंट, इंडिया का तो देखो लेवरेज बढ़ ही रहा है, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो राइज हो ही रही है, बट साथ में श्रीलंका में जो ऑयल क्राइसिस है उसको हैंडल करने के लिए ऑयल फार्म बनाया जा रहा है, जो कि कई सालों से लटका हुआ है। ठीक है, कई सालों से अटका हुआ है, पर उस पर भी अभी काम होगा तो ठीक है। इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कल्चरल सेंटर्स हैं, जाफना रीजन में इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया श्रीलंका के कॉपरेशन के साथ में, क्योंकि श्रीलंका की टेरिटरी है। और जाफना अगर रीजन देखो तो श्रीलंका का मैप आपने अगर देखा हो तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, जहाँ पर तमिल्स की मतलब मेन डोमिनेंस है, जो कि इंडिया के पास में ही पड़ता है, उस एरिया में ये मेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंडिया श्रीलंका के साथ मिलके कर रहा है। दोनों कंट्रीज़ देखो, अगर हम वैसे देखें स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। साउथ एशिया के लिए कहा ही यही जाता है कि भाई जितना ज़्यादा होमोजेनिटी कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेगमेंट में या फिर कल्चरल इश्यूज़ में, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उतना कहीं पे नहीं है। पर फिर भी ये कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में ढंग से बैठते ही नहीं है। मतलब मोस्ट डिस्टर्ब्ड मतलब रीजन्स में से एक है साउथ एशिया। खैर, आ जाओ फिर कि इंडिया अगर श्रीलंका को सपोर्ट दे तो ऐसे में एक तो श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी है उस पर इंडिया दबाव ना बनाए, क्योंकि जब कभी भी इंडिया ने कभी सपोर्ट दिया या फिर बड़े कंट्रीज़ जब सपोर्ट देते हैं तो छोटे कंट्रीज सपोर्ट लेने से डरते क्यों हैं कि भाई ये बड़ा कंट्री हमें दबाव में लेके आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो नेपाल ने $500 मिलियन की यूएसए की जो एड मिल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो उसको लास्ट डेट जब यूएसए ने कह दिया था ना कि हम हमारे प्रपोजल को ख़त्म कर देंगे, तो 28 फरवरी 2022 लास्ट डेट थी।
तब नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया कि हाँ चलो ठीक है आप इन्वेस्ट करो। तो छोटे कंट्रीज को डर रहता है ये, तो ऐसे में हमें श्रीलंकन सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में वहाँ पर हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि श्रीलंका को हम शेक करें या पर वहाँ पर जो रिजीम है उसको कहीं चैलेंज कर दे, ऐसा हमारा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो श्रीलंका के लोगों की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्राइसिस का सामना सरकार से ज़्यादा लोकल लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन आंसर कॉल्ड CUET। देखो इस आर्टिकल को लिखा है अभिजीत पाठक जी ने। इनका कहना एक है कि अभी आप देखते हो कि जो एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो उनमें हमारे यहाँ पर एडमिशन के लिए 12th क्लास में जो मार्क्स स्कोर किए जाते हैं उन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होती है। और कई कोर्सेज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर अराउंड 100% स्कोर आपको चाहिए होता है आपके सब्जेक्ट्स में 12th क्लास जब आप पास करते हो, तब जा कर के आपको एडमिशन मिलता है। तो इस केस में ये जो कट ऑफ का जो सिनेरियो है, इसके चलते हमारे यहाँ पर रोट लर्निंग और केवल ये कि कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, और जो स्कूलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी। तो इस केस में जो एक लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए, सीखने का, जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप को एक एम्पावरमेंट कर सके खुद का, और खुद को एनकरेज कर सके जो प्रेजेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में। तो सवाल ये है कि इस कट ऑफ का ये जो इशू जो था 12th क्लास के, जो इतने मार्क्स स्कोर करने की जो होड़ लगी रहती थी बच्चों में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी का हो, UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि थ्रू आउट कंट्री फैली हुई है, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन के लिए जा पाओगे, और फिर वहाँ पर जो कट ऑफ है वो फिर देखी जाएगी कि हाँ जी अच्छा स्कोर वाला बंदा उसको जल्दी से एडमिशन मिले, और उसी तरीके से काउंसलिंग आगे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एक तो क्या प्रॉब्लम थी, ये 12th वाली जो दौड़ थी ये थी, इसको सॉर्ट आउट किया। दूसरा ये कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, तो एक स्टूडेंट पे वो बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ करता था। तो वो बर्डन भी अब ख़त्म हो गया कि एक ही एग्ज़ाम देनी है, फिर बाद में बची हुई 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सीधा अब एडमिशन के लिए लाइन में लग जाओ। इसके अलावा एक इशू क्या था कि हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्मिटीज़ नहीं थी, जैसे CBSE हो या फिर ICSE हो, इनकी बुक्स का स्टैंडर्ड या फिर स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दूसरा, स्कोरिंग का जो एक तरीका होता है कि कुछ बोर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल मार्क्स देते हैं और कुछ बोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा टाइट मार्किंग करते हैं। तो इस केस में एक टॉपर आप किसको कहोगे, जिसके 90% CBSE में है, जिसके 90% हरियाणा बोर्ड में है या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड में है, किसको आप टॉपर कहोगे? क्यों? क्योंकि इन तीनों का अलग अलग स्टैंडर्ड है मार्किंग का। तो ऐसे में आप एक इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने के लिए CUET अभी लॉन्च किया है। CUET एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल एग्ज़ाम होगा। इससे क्या होगा कि जो जितनी हार्डशिप हमने 2-3 डिस्कस की, इनको सॉर्ट आउट करना पॉसिबल हो पाएगा। और जो ब्रांडेड कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए अब बच्चे को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि अगर श्री राम कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए जाए ना, तो उसको बोर्ड एग्ज़ाम में 500 में से 499 स्कोर करना पड़ता है। अगर करंट हम एडमिशन के प्रोसेस की देखें तो उस चीज़ को करेक्ट करना 100% हो गया है सारा का सारा। तो इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को, ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए CUET को लॉन्च किया गया है। साथ में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देना, देखो एक तो सब्जेक्टिव बायसनेस होती है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिव बायसनेस का मतलब कि आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आप उसका आंसर सोच समझ करके दो। एक ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कि भाई क्वेश्चन दे दिया और MCQs दे दिया, अब आपको टिक द करेक्ट पे रिलाई करना है। अब सवाल क्या आता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जिसको आप टिक द करेक्ट पे आप लेके जा रहे हो CUET के थ्रू,
उससे आपने सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको तो आपने एड्रेस कर लिया, बट जो CUET जैसी जो ऑलरेडी एग्जाम्स चल रही है, जैसे IITs के लिए, IIMs के लिए एडमिशन के लिए जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट होती है ना, उन एग्जाम्स में एक बार हम अगर समझें तो वहाँ पर बच्चा केवल और केवल MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को जितना थॉरोली या जितना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप या इंडिविजुअल खुद एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करता है, वो प्रोसेस नहीं आता है। फिर वो बच्चा क्या दिमाग लगाता है कि कैसे भी करके मुझे तो केवल और केवल वो MCQs ठीक करने हैं। ठीक है, फिर वो लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता है, ना वो किसी भी सब्जेक्ट को क्रिएटिव मैनर में अंडरस्टैंड करेगा कि जी हाँ मुझे कैसे क्या करना होगा, बस केवल और केवल मॉक टेस्ट देगा बैक टू बैक। ये एग्जैक्टली UPSC की प्रिपरेशन के साथ में भी बहुत बड़ी इशू है, ये हाईलाइट होती रहती है, बहुत बार होता है इस पर डिबेट भी, कि भाई एक एक्यूरेसी की बात करते हैं कि हाँ कट ऑफ कितनी जा रही है, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, बस वो कट ऑफ पे फिर सोच करके और लग जाएंगे कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रट लो उन क्वेश्चंस को। तो ऐसे में एक नॉलेज डोमेन में एक जो लर्निंग और अनलर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, बोलो वो डिस्टर्ब हो जाता है जब ये कंपटीशन एग्जाम्स आते हैं। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं सेलेक्टिविटी आ जाती है। तो एक सब्जेक्ट को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में जो लर्न कर सकता है बच्चा, वो चीज़ आप नहीं देख पाते हो। इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को एक लिमिट्स में बांध देता है। फिर क्या करता है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तैयारी करता है। फिर कोचिंग का जो एक माहौल रहता है, वो कोचिंग वाला माहौल और ज़्यादा फ्लोरिश हो जाता है। जैसे IIT JEE में देखो कैसे लाइन लगी रहती है, बोल तो दिया ये जाता है कि जी NCERT से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद में NCERT से एक बच्चा तमिलनाडु के द्वारा लगातार नीट एग्ज़ाम का ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। आपने भी बहुत बार हमने डिस्कशन में बातें कर ली है कि भाई नीट से हमें बाहर निकलना है, कि हमारे यहाँ पर जो बैकवर्ड रीजन से आने वाले बच्चे हैं वो लोग कैसे compete करेंगे, जो अच्छी एलिट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए बच्चे हैं या फिर जिन्होंने कोचिंग ली हुई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक इशू चलता रहता है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन को ही ज़्यादा गेन करेंगे। तो उससे क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट की जो थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज जो खुद से कनेक्ट कर सके, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और साथ में लर्निंग का जो एक जॉयफुल मोमेंट होता है ना, वो जॉय की बजाय स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे अपनी एजुकेशन को साइड में रख करके केवल और केवल एक एग्ज़ाम वॉरियर कि भाई डू और डाई करना है या फिर मरना है, दोनों में से एक काम सोच करके और फिर वो प्रेशर ले लेते हैं। कोटा जैसे जगहों पर इंस्टीट्यूशन इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ्लोरिश होते हैं जिसकी हद नहीं है। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल बच्चा अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है ना, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी तो आप भूल ही जाओ, क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन सा आया है, उनके मॉक्स लगाओ और पास हो जाओ। तो एक तो ये कंसर्न बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा ये आ जाता है कि आप MCQ सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन कर रहोगे। ठीक है, तो एक बच्चा जब टॉपिक को पढ़ता है तो उस टॉपिक के बारे में एक क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन जो होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन जो वो खुद से तैयार करे। जैसे आप कभी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, तो उस टॉपिक को पढ़ते टाइम पर ये वही SST के सब्जेक्ट्स हैं जिन SST के सब्जेक्ट्स को आपने 10th क्लास तक हेट किया था। लिटरली बता रहा हूँ मैं कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि SST को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या फिर सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी, ये इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल साइड करते हैं, मैथ, साइंस इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना है, राइट। तो ह्यूमैनिटीज़ में हमारे यहाँ पर एक तरीके से बाईपास करने की बात की जाती है, अरे BA कर रहा है, कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा क्या है, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में कि भाई केवल प्लस माइनस से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके बीच का भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इससे बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। आपको केवल लॉजिक्स की बजाय आपको कुछ रैशनैलिटीज भी देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ भी जाते हो। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि एक इंडिविजुअल को क्वेश्चन मिल गया कि भाई स्वामी विवेकानंद एक हिंदू नेशनलिस्ट थे, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया गया, तो ये सही है कि गलत है? तो ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेगा, वो केवल टिक लगा के छोड़ देगा हाँ या ना। दूसरी तरफ है कि इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करो, तो बच्चा सोचेगा एक बार कि हाँ भाई स्वामी विवेकानंद जो थे वो हिंदू नेशनलिस्ट थे, तो क्या क्या मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, नहीं थे तो क्या क्या मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ऐसे में सब्जेक्टिविटी जो है
जिसमें एक बंदा खुद की रिफ्लेक्शन देता है कि हाँ जी मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में, वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है जब इन कंपटीशन एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मेनली बेस्ड किस पे होता है, ऑब्जेक्टिव्स पे। यूपीएससी में ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है। जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा थॉरो ब्रॉड इश्यूज रहते हैं। अब उन इश्यूज में हर एक बंदे का अपना अपना सोचना होता है, अपना अपना तरीके से आंसर राइटिंग का एक पैटर्न होता है। एग्जैक्टली इंटरव्यू में भी बस टॉपिक फ्रीली छोड़ दिया जाता है, अब आप बताओ कि आप क्या देखते हो इस एंगल में। तो ऐसे एक जो ह्यूमनिस्टिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ना, वो इंटरप्रिटेशन जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चला जाता है तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में चला जाता है। हाँ भाई, क्या प्लस क्या माइनस, कहाँ से गया गोला और कहाँ जाके गिर गया, इतनी सी कैलकुलेशन हो जाती है। तो राइटर जो बोल रहे हैं वो ये कि फिर गांधी जी के लाइफ के बारे में, गांधी जी की बुक जो है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसकी डेट ही आप याद रखोगे, उस बुक में क्या लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे आप डिबेट करोगे बस फिर ज्ञानी बन जाएंगे। हाँ जी आप ये बता दो कि गांधी जी की ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है वो कब पब्लिश हुई थी, और वो डेट जिसको याद है वो विजेता है, और जिसको ये पता है कि उस बुक में क्या रियलिटी लिखी हुई है और वो बंदा खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करता है, उस चीज़ का कोई लेन देन ही नहीं है। तो ऐसे में रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि CUET में NCERT की बुक्स बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। तो सवाल ये है कि जब एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चा फोकस्ड रहेगा तो पहली चीज़ तो ये कोचिंग जो वाला जो कल्चर है वो बढ़ेगा। दूसरा, जो स्कूल्स में जिस तरीके से एक टीचर एक ब्रॉड नॉलेज दे सकता है, मान लो कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर का टॉपिक आ गया इसमें आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली में, तो कोल्ड वॉर की आप इशू देखोगे, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात आएगी ना तो वहां पर यह देखा जाएगा MCQs कैसे बन रहे हैं, रटा दो बच्चों को। अब क्योंकि आपने CUET में MCQs की पैटर्न पे काम किया है, जबकि दूसरी तरफ एक बच्चे को जब स्कूल में अच्छे से जब कोल्ड वॉर के बारे में सिनेरियोज बताए जाते हैं तो कम से कम 15-20 एंगल्स बता दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन आगे था, कहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन रही थी, क्यों वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या इश्यूज थे USSR के डिसइंटीग्रेट होने के। ये सारी चीज़ें जब अलग अलग बुक्स के नॉलेज को एक टीचर डिलीवर करता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। तो वही सब्जेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी में ही कन्वर्ट होकर के रह जाएगी। तो यही मेन बात है कि बेशक CUET है एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लाया जा रहा है, पर इसमें भी कुछ क्वालिटी चेक्स होने की ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम है वो लर्निंग और अनलर्निंग के साथ में है, तो इस केस में हमें थोड़ा सा लर्निंग को जॉयफुल बनाने की ज़रूरत है। और जो पेडागोजिक सिस्टम है, टीचिंग का जो मेथड है, उस टीचिंग मेथड को और ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही फंसे पड़े रह जाएं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे संबंधित है, और CUET में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो। तो ऐसे में एक तो देखो श्रीलंका वाला जो आर्टिकल था वो, और एक ये CUET वाला जो आर्टिकल है वो, इन दोनों से संबंधित हमने एक्सप्लेन पेज पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आप पिछले 5-7 दिन के वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करके और उनका जो थंबनेल है उनमें मैंने टॉपिक एक्सक्लूसिवली आजकल दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो हाईली एलाबोरेटेड मैनर में मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप वो टॉपिक देख सकते हो, और वहाँ से वो वीडियोस से आपने अगर नोट मेकिंग कर रखी है दैट्स ओके, नहीं कर रखी है तो आप उनको एक बार देख लेना उनको, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है सी राजा मोहन जी का, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मैपिंग के थ्रू। अब सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में आप नोटिस करोगे तो ये हाईलाइटेड है। एक तो पोलैंड, आप देखो ये यूक्रेन है और यूक्रेन से बिल्कुल ये बॉर्डर शेयर हो रही है, बेलारूस है। इधर आप देख सकते हो लिथुआनिया, और रशियन टेरिटरी भी है एक थोड़ी सी यहाँ पे, जो कि बाल्टिक सी से ज्वाइन होती है। इसमें पोलैंड की कैपिटल वार्सो, इसी तरीके से स्लोवाकिया, हंगरी, इसी तरीके से ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, ओके, और इधर आ गया स्विट्जरलैंड। ये जो इधर वाले कंट्रीज है ना, हम अभी हमारा जो फोकस है वो ज़्यादातर इन कंट्रीज़ पर है, ठीक है, जिसमें पोलैंड मेन है, बाकी चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवेनिया, ये वो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी भी आ गया, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको मैंने अभी एनसर्कल किया है, जो रशिया के इस इन्वेजन करने से पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि भाई जग जाओ, US और नेटो आप जग जाओ, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। रशिया जो है वो पूरी फुल फ्लेजेड प्लानिंग में है कि कैसे भी करके
ये जो ईस्टर्न यूरोप है या फिर जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें एग्रेशन दिखाएगा। और रिजल्ट क्या है आज के टाइम पे, यही है, ये जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी बात साबित भी हो रही है। और आज पोलैंड बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये है कि कोई ज़माना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। बर्लिन भी 2 पार्ट्स में था, ठीक है, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। तो आप देखो कि ईस्टर्न जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के ग्रुप में था, कम्युनिस्ट रेजिम था यहाँ पे, और वेस्टर्न जर्मनी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में था। तो इसी तरीके से आज की परिस्थिति देखें ना तो बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है पोलैंड, कि कैसे भी करके जो है रशिया को रोका जाए। कारण कि यूक्रेन की जो बॉर्डर शेयर होती है पोलैंड के साथ में, यहाँ पर आप देखो लीव करके एक सिटी है, उस लीव सिटी पे रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। और यहाँ से लगभग 20 लाख लोग रिफ्यूजी के तौर पे जाकर के अभी पोलैंड में सेटल हो चुके हैं। और पोलैंड के लोगों ने खुले दिल से उनको एक्सेप्ट भी किया है। तो ऐसे में पोलैंड जो है वो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। जो मिलिट्री एड आज यूक्रेन को मिल रही है ना, वो सारी पोलैंड के थ्रू ही मिल रही है। और ऐसे में ही पोलैंड में ही आकर के यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्पीच दिया कि बोले ये जो आदमी है, कौन आदमी, व्लादिमीर पुतिन, बोले यह आदमी वाकई में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया। वो बात अलग है कि व्हाइट हाउस, मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसए के, ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन होता है वैसे ही वहाँ का राष्ट्रपति भवन, वहाँ से स्टेटमेंट आया कि भाई हम रिजीम चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। पर वही चीज़ है कि एक बार स्टेटमेंट आपने रिलीज़ कर दिया, वो भी इतना इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने वाले उस इम्पोर्टेंट कंट्री का लीडर जिसको हम यूएस बोलते हैं, वो ये कह दे कि व्लादिमीर पुतिन जैसा इंडिविजुअल अगर पावर में रहेगा तो बोले ये क्राइसिस जो है वो और बढ़ेगा ही, रुकने वाला है नहीं। तो अब क्या है कि रशिया ने भी अपनी तरफ से रिटेलिएट कर दिया। सबसे पहला रिटेलिएशन तो क्या किया, और ये जो स्पीच था जो बाइडेन का, ये वॉर्सो से ही था, पोलैंड में आके ही दिया था। इसका रिजल्ट ये रहा कि रशिया ने भी जो लीव सिटी है वहाँ पर और मिसाइल अटैक किए कि भाई हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ को हमें देखना था। अब देखो होता है क्या, यूक्रेन हो गया या फिर बेलारूस हो गया, ये कंट्रीज़ के साथ में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो सबसे पहले अगर रशिया से थ्रेट है ना, यूक्रेन, बेलारूस तो देखो पूरा का पूरा रशिया का भाई है, पर दूसरी तरफ यूक्रेन में जिस तरीके से अभी रशिया ने अपनी पकड़ बना रखी है, वो अगर कंटिन्यू रहती है तो सबसे पहले जो क्राइसिस में आएंगे ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ही आएंगे। तो इस केस में इनका कंसर्न होना बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़, जर्मनी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए लगातार इससे रशिया से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लगातार डिपेंडेंसी रशिया पे रखी। तो इस चीज़ को लेकर के इन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने जर्मनी को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि एक तो आपने सही टाइम पर यूक्रेन को जो मिलिट्री असिस्टेंस देनी थी वो नहीं दी, दूसरी आपने रशिया को लगातार अपने सर पे चढ़ा करके रखा। और आज जिस तरीके से रशिया यूरोप को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसके पीछे कारण एक ही है कि यूरोप जो है वो बहुत हद तक रशियन एनर्जी सप्लाई पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी इक्वेशन में क्या होता है कि अभी पोलैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रोल प्ले कर रहा है। तो आर्टिकल है एट द सेंटर पोलैंड, आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। बस वही बातें रिपीट हो रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेड किया, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड की कैपिटल में आते हैं, स्पीच देते हैं, स्पीच को फिर डिफेंड भी किया जाता है वाइट हाउस के द्वारा। पर वही चीज़ है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल लीडर्स अगर कोई बात बोल देते हैं तो उनको विड्रॉ करना इतना आसान भी नहीं होता। उसका रिजल्ट ये रहा कि रशिया ने लीव पे बॉम्बिंग और ज़्यादा बढ़ा दी, जो कि वेस्टर्न सिटी है यूक्रेन की, और वहाँ से अभी तक लगभग 20 लाख लोग जो हैं वो जान बचा करके पोलैंड में जा चुके हैं। सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देख लिया मैप जिसमें नॉर्थ से साउथ तक जितने भी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कह दिया कि भाई कैसे भी करके यूएस और नेटो को एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पर
जो सप्लाई जो जा रही है ना यूक्रेन में, वो पोलैंड के थ्रू क्यों जा रही है आपको पता है ना? क्योंकि यूक्रेन के बाद में अगर नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है, क्योंकि बेलारूस की तो इतनी टेंशन नहीं है, तो ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ही आएंगे फिर चपेट में। तो ऐसे में ये पहले से भी अलर्ट थे और अभी भी इसी तरीके से एकदम क्लियर है कि भाई कैसे भी करके रशिया को कंटेन करना है, रशिया को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने पहले ही अपनी तरफ से हाईलाइट कर दी थी न्यूज़ कि भाई वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, इनको अलर्ट किया था कि भाई आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ये जो पुतिन जिस तरीके से अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों? इकोनॉमिकली देखो कितना ज़्यादा राइज हो गया है। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, तब से ही अलर्ट्स अपनी तरफ से जारी कर रखे थे इन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने। दूसरा, फिर जिस तरीके से प्रो रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था या फिर प्रो रशियन मूवमेंट चल रहे थे ईस्टर्न यूरोप में, उसको लेकर के भी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस थे। ठीक है, साथ में जर्मन जो चांसलर हैं, उनको भी लगातार कहा कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो रशिया के साथ में। या फिर ये भी कह दिया कि आपने जो जिस तरीके से अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सारी रशिया के हाथ में दे दी, और आज आप देखो कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पकड़ है, ग्रिप है यूरोप में रशिया की। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। बस यही चीज़ है मेन तो हाईलाइटेड। आज पोलैंड जो है वो देखा जाए तो यूएसएसआर के टाइम पे या कोल्ड वॉर के टाइम पे वॉर्सो पैक्ट का ही पार्ट था, वॉर्सो में ही वो पैक्ट साइन हुआ था। बट आज की सिचुएशन अलग है। कारण क्या है कि पिछले 3 दशकों में यूक्रेन, जब से 3 दशक कौन से, जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तब से लेकर अभी तक पोलैंड ने जितना इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंश्योर की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। दूसरी, नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में आप पोलैंड बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहता, यू टर्न नहीं लेना चाहता अपने पास्ट की तरफ। तो ऐसे में यूक्रेनियंस को अपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना, ठीक है, जो लोग प्रो यूरोपियन है यूक्रेन में, जो लगातार अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको एक अपने घरों में जगह दी है। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि पोलैंड पूरा एकदम ओपनली अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, फिर रशिया की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आता है वो ये कि यूरोपियन जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो वेस्ट है पूरा, ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, बोले इन लोगों को रशियन फोबिया है। दैट मीन्स कि रशिया का बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। फिर दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, ये वो इंडिविजुअल है, जब पुतिन बीच में प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो ये बंदा प्रेसिडेंट था, जो कि पुतिन का ही आदमी है। ठीक है, तो इसने ये कह दिया कि भाई आपको जिस तरीके से मॉस्को ने पहले भी ऑक्यूपाई किया था, किसको बोला ये बात? पोलैंड को और लिथुआनिया वाला जो रीजन है उसको, बोला ऐसा ही कुछ सिनेरियो अभी क्रिएट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करोगे। पर इस चीज़ को लेकर के पोलैंड भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ठीक है, क्योंकि 400 सालों तक का ये एक सिनेरियो रहा था प्रीवियस हिस्ट्री में, देखो हमेशा आसपास का रहता ही है, चलता ही रहता है। ठीक है, जिसमें मॉस्को ने कैप्चर किया था पोलैंड को, या फिर जो एस्टोनिया लिथुआनिया वो है उसको सारा, इवन यूएसएसआर का पार्ट भी रहे ही थे ये। ठीक है, वॉर्सो पैक्ट में पार्ट रहा ही था पोलैंड। तो इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो और तो इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अभी जो 4 साल बीते थे उसमें वेस्ट और ये जो सेंट्रल यूरोप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहे थे ना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा अपने रिलेशंस किसके साथ बनाए थे? सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। जबकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हो यूके हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, या पोर्चुगल हो गया, इन कंट्रीज़ के या इटली मान लो, इन कंट्रीज़ के साथ में यूएसए की रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रही है ना। तो इस केस में आप देखो कि जो नया यूरोप बना है पिछले 30 सालों में, जिसको सेंट्रल यूरोप हम बोल रहे हैं, जिसका भी हमने मैप देखा था, वहाँ पर पहले से रशियन इन्फ्लुएंस रहा, और रशियन इन्फ्लुएंस जब पिछले 30 सालों में रिड्यूस हुआ है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एंगेजमेंट्स इन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ाई थी। तो उस टाइम पर जो अपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, जो कि बिल्कुल राइटिस्ट है, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि बोले कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ के साथ में एंगेज कर रहा है ट्रंप। पर आज की जो सच्चाई है वो ये क्या है कि ये जो कंजर्वेटिव आइडिया है ना,
उसको छोड़ करके आज जो बाइडेन खुद पोलैंड में जाकर के स्पीच दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज की रेलेवेंस अलग हो चुकी है। ठीक है, यही चीज यहां पर है कि आज की यूरोप में जो कैलकुलेशन है वो वेस्टर्न यूरोप से शिफ्ट होकर के सेंट्रल यूरोप की तरफ आ गई, जिसमें एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है वो है पोलैंड। ठीक है, इसके लिए फिर वही चीज आ रही है कि मिडिल यूरोप को रिकॉग्नाइज करना, और इसमें इंडिया को भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। जो नया यूरोप में नया सिस्टम अभी निकल के आ रहा है, नई पॉलिटिकल एजेंसीज निकल के आ रही है, उसमें सेंट्रल यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसे हमें अप्रिशिएट करना होगा। दैट मीन्स प्रॉपर रिकॉग्निशन करना होगा। तो ऐसे में अभी आप देख सकते हो ये जो वॉर हुआ है ना, यूक्रेन का वॉर, ये तो पता नहीं कब खत्म होगा। बाकी इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो लंबे समय तक रहेंगे। हो सकता है वॉर तो अभी खत्म हो जाए, पर इसके इम्पैक्ट या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लंबे समय तक रहेंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेज को इंडिया को समझना होगा। दिल्ली को भी अपनी तरफ से एंगेजमेंट्स हैं वो करनी होगी इन कंट्रीज के साथ में, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज अभी इमर्ज होकर के आ रहे हैं। तो ये है पूरा आर्टिकल जो हमें देखना था। आगे चलते हैं। फिर अगला आर्टिकल है, देखो इन्फ्लेशन को टैकल करने की ज़रूरत है। अभी इन्फ्लेशन सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, वो 6% से भी ज़्यादा निकल चुकी है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो लगभग पिछले 2 सालों में 12% से तो ऊपर चल रहा है। अब सीधी सी बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वो आने वाले टाइम पे फिर कंज्यूमर पे भी जाएगा, क्योंकि होलसेल वाला आइटम है वही तो फिर रिटेल में जाके बिकेगा। ठीक है, तो ऐसे में होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले से ही ज़्यादा था, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है एक तो। दूसरी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी इसका असर आने लग गया है, जिसमें फूड और फ्यूल की अगर बात करो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और फूड और फ्यूल को एक बार हटा दें अगर इन्फ्लेशन से, तो हमारे पास में बच जाती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई पड़ी है, जो कि अपने आप में अभी आरबीआई के लिए एक मैंडेट शो करती है कि अब इन्फ्लेशन को टारगेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर महंगाई और बढ़ गई तो आरबीआई फिर अचानक से इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, पॉलिसी रेट्स को राइज करेगा, जिसकी वजह से हार्डशिप बढ़ जाएगी। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि अभी की जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, मतलब सप्लाई नहीं हो रही है माल की, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डिमांड है वो बनी हुई है। तो राइटर क्या बोलना चाह रही है राजेश्वरी सेन गुप्ता जी कि भाई एक चीज बताओ कि सप्लाई साइड अगर इन्फ्लेशनरी है, इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड से है, तो फिर आप लोगों के हाथ में इतना पैसा देकर के क्यों रखते हो? तो पैसा अगर ज़्यादा होगा तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, सप्लाई आपकी फंसी पड़ी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ऐसे में लोगों के हाथ में पैसा कम से कम हो, मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन कम करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आरबीआई ने जिस तरीके से 2019 के आसपास में जो एक हॉकिश स्टांस लिया था, जिसमें इंटरेस्ट रेट है वो राइज किया था, तो बोला उसी तरीके का कदम फिर से उठाया जाएगा ना, तो बोला फिर समस्या हो जाएगी, फिर बाद में लोगों को परेशानी होगी कि एकदम से उनके हाथ से पैसा निकाला गया है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस या ग्लोबल सिनेरियो में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, तो आप देखो कितनी परेशानियां हम झेल रहे हैं। कोविड ने हाल पहले ही खराब कर दिए थे, इसके पहले आपको पता है डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारी चीज़ थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अभी भी कोविड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। चाइना और हांगकांग जैसे एरियाज़ में केसेज आने लग गए हैं। अब वो केसेज अगर बढ़ते हैं तो चाइना से हम बहुत कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, हम ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी रहेंगी तो उनके भी साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली राइटर जो है वो एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपको जो टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2% का, उसके लिए स्टिक करो और जल्दी से जल्दी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, पॉलिसी रेट है उसको राइज कर लो। नहीं तो क्या होगा, मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लक्चुएट करेगा, सर्कुलेट करेगा, और डिमांड और बढ़ेगी, सप्लाई फंसी पड़ी है, तो महंगाई और बढ़ जाएगी, और फिर एकदम से आप अगर अगर आप ये जो इंटरेस्ट रेट है ये राइज करोगे तो और ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। इसके आगे लास्ट आर्टिकल है, ये देखो, नालसर यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ पर एक हॉस्टल तैयार किया गया है LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है कि जेंडर न्यूट्रल स्पेस अगर आप क्रिएट करते हो
इसके पहले देखो अशोका यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने भी जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स बनवाए थे। तो ऐसे में इससे भी आगे बढ़ते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उन्होंने भी जेंडर न्यूट्रल स्पेस क्रिएट किए थे गर्ल्स हॉस्टल में। और इन दोनों से भी आगे निकलते हुए नालसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा जेंडर न्यूट्रल बना दिया। एक तरीके से ये जो जेंडर बेस्ड जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, LGBTQI प्लस कम्युनिटी, तो इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बढ़ेगी, तभी फिर बाद में सोसाइटी में भी इनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। देखो, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कह दिया था कि जो थर्ड जेंडर है, जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। और इसमें यूजीसी को भी ये कहा था कि आप इस तरीके का एक सर्कुलर जो है वो रिलीज़ करो। और इसी सर्कुलर को एक्सेप्ट करते हुए ये नालसर यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को कम से कम एक्सेप्टेंस तो मिलेगी और दूसरा वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन जो 2 आर्टिकल्स की हमने समरी ली, एक मैंने बताया, इन आर्टिकल्स को आप खुद से पढ़ लेना। डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।